तुम लोग का भी आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सलमान मनी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्टकट में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर शॉर्ट में इसको हम लोग एनटीओ कहते हैं। एनटीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको हम लोग एनपीओ भी कहते हैं। नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मकसद, जिनका मेन पर्पस, जिनका जिनका आप उद्देश्य बोल लीजिए या फिर एम बोल लीजिए, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो बिजनेस के नहीं पॉइंट ऑफ से ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं होता, वो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता है। जैसे कि सोशल सर्विस करना, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स के लिए खोल देना, जैसे कि किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे खोल देना, जैसे कोई हॉस्पिटल खोल देना, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल देना। ऐसे जगहों पे जो भी लोग जाते हैं वो कहलाते हैं मेंबर्स। क्या कहलाते हैं? मेंबर्स कहलाते हैं। वो मेंबर्स क्या होते हैं? हर साल एनजीओ को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देते हैं, ठीक है। चंदा देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं। उस सब्सक्रिप्शन से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा चलता है। इसके अलावा कुछ अमीर लोग, कुछ पैसे वाले लोग डोनेट करते हैं, ठीक है, और वहां पर डोनेशन देते हैं। इसके अलावा एंट्रेंस फीस होता है। ये सब इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे? इनके सोर्स ऑफ इनकम होंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। इनके सोर्स होंगे डोनेशन रिसिप्ट। इनके सोर्स ऑफ इनकम होंगे एंट्रेंस फीस रिसिप्ट। तो ये जो चीजें मिल रही हैं ये रेगुलर इनकम है। कभी कभी ये क्या होता है, पुराने चीजों को बेच देते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच देते हैं, तो कैपिटल इनकम भी हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब बोलिए कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हिसाब किताब करना तो जरूरी नहीं है। भाई वहां पे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे शक हो जाता है कि भाई ये पैसा जा कहां रहा है। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होता है, जवाबदेही बहुत जरूरी होता है, उसका क्लियरेंस होना जरूरी होता है, ऑडिटिंग भी होता है, और बस आप टैक्स देने से बच जाते हैं, वो अलग का मैटर है। आपके यहाँ पे लोग पैसे डोनेट करते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सच अ ऑर्गेनाइजेशन whose main purpose is not to earn profit but to provide social service, but to provide for any specific purpose के लिए वो ओपन होते हैं। उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको उनको सब्सक्रिप्शन देने होते हैं। तो ये सारी कहानी हो गए एनटीओ का, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम लोग क्या करते हैं अकाउंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से? यहां पर हम लोग बनाते हैं एक नंबर चीज, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दो नंबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे हंसी ठिठेली कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का? हेलो हेलो,
हम 4 करते ही बाद में। तीसरा नंबर, बैलेंस शीट। तीसरा नंबर क्या? बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जहां पर है, बैलेंस शीट बनाने ही पड़ेंगे। तो इसमें 3 चीजें बनते हैं। पहला बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कभी कभी सब में हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट देते हैं, उससे देख कर हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने होते हैं। कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया जाता है, उसे देखकर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाने पड़ते हैं। तो आपको एक चीज दिया रहेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया रहेगा, नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, और पूछने वाला चीज उसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने होंगे। क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट नहीं दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आपको उसको देखकर बनाने होंगे। लेकिन आपके सिलेबस में खुशखबरी यह है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया रहेगा और आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है किसी किसी के सिलेबस में, लेकिन ये पूरा है। तो इसलिए इसको अप टू सीए फाउंडेशन तक जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये सब चीजें इसमें होंगे इस क्लासेस में। आपको करना है क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, फिर हम लोग सभी सीखेंगे। तो बताइए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हमें सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके मतलब यहां पर डिफरेंस के तौर पे यहां पे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये समझ गए तो आप बहुत आसान से ये पूरा चैप्टर समझ जाओगे। डिफरेंस बिटवीन बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को समझने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तरफ होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरे तरफ होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हो गया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डिफरेंस नंबर 1 लिखिएगा, जो मेन डिफरेंस है जिससे आपको बनाने में सुविधा हो वो जानना जरूरी है। इट इज एज लाइक एज कैश बुक, एज लाइक एज कैश बुक। ये कैश बुक की तरह होता है क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। अब बोलिए सर इसमें कैश बुक होता है? हाँ, इसमें कैश बुक की तरह होता है, पूरा कैश बुक नहीं होता। अब ट्रिपल कॉलम डबल कॉलम इसमें नहीं होता है, इसमें एक ही कॉलम होता है रिसिप्ट्स का। पैसा आ रहा है तो टू में, जा रहा है तो बाई में लिखना होता है। तो ये कैश बुक की तरह होता है नेचर इसका। कैश बुक में जैसे सिर्फ पैसा आने से मतलब है, इसमें भी पैसा आने से मतलब है। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, इसमें रिकॉर्ड नहीं होते, इसमें भी रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये किसकी तरह है? कैश बुक की तरह है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इट इज एज लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट हम लोग बना रहे थे, फाइनल अकाउंट जब हम लोग सीख रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाए थे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है ना। यहां पे भी नेट प्रॉफिट निकलता है, लेकिन उसको नेट प्रॉफिट नहीं कहते, सरप्लस कहते हैं, नाम खाली बदल दिया जाता है। नेचर वही है। वहां पे सैलरी लिखते थे खर्चा के साइड में, यहां पर भी सैलरी लिखते हैं। वहां पे फर्नीचर परचेज लिखते थे? नहीं लिखते थे, डेप्रिसिएशन लिखते थे। यहां पर भी डेप्रिसिएशन लिखते हैं, फर्नीचर परचेज नहीं लिखते। सेम नेचर किसका है? ये किसकी तरह बिहेव करता है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बिहेव करता है। हो गया? हो गया? डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, इट हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस।
इसमें लिखो क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड सरप्लस and debit balance is called deficit. Number 3. Number 3. It includes all types of receipts and payment, whether of capital nature or revenue nature. It includes only revenue nature, expenditure and income. लिख दिए? लिख दिए? अब ये समझ जाइए, इसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आते हैं। आप फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आएगा, और आप स्टेशनरी खरीदोगे तो पैसा जाएगा, आप प्लांट खरीदोगे तो पैसा जाएगा। ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा यहां पर। प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर है और स्टेशनरी रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि स्टेशनरी हम लोग बार बार खरीदते हैं, प्लांट हम लोग कभी कभी खरीदते हैं। स्टेशनरी हम यूज करने के बाद यूजलेस है वो, प्लांट हम लोग यूज करते हैं तो बार बार उसको यूज करते हैं। वो एक बड़ा एसेट्स है जिसको खरीदने के लिए आप बहुत सोचते हो और पैसे खर्च होते हैं, लेकिन रेवेन्यू नेचर के जो हैं वो छोटे हैं, उसके लिए छोटे अमाउंट लगते हैं और वो आपको बार बार देने पड़ते हैं। वो हमेशा कन्वर्टेबल होता है। इस महीना दिए, अगले महीना फिर देना होगा, खत्म हो गया तो फिर पेमेंट देना होगा, जैसे कि सैलरी हुआ, वेजेस हुआ। लेकिन कैपिटल नेचर जो है वो कभी कभी के होते हैं। फिक्स एसेट्स परचेज करने का जो खर्चा होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, और फिक्स एसेट्स बेचने का जो नेचर होता है वो कैपिटल इनकम होता है। कभी भी फिक्स एसेट्स बेचने का और खरीदने का काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं, इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स, इट रिकॉर्ड्स, लिखो all types of receipts and payment, whether of current year,
चाहे आप इस साल का ले रहे हो और प्रीवियस ईयर, चाहे वो आप पिछले साल के ले रहे हो और नेक्स्ट ईयर, चाहे आप अगले साल का ले रहे हो, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर और इनकम इस साल का हो, पिछले साल का हो या आने वाले साल का हो, यहां रिकॉर्ड होगा। यहां भेदभाव नहीं होता, हर तरह के एक्सपेंडिचर और इनकम यहां पर रिकॉर्ड होते हैं। हर तरह के एक्सपेंडिचर और इनकम रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ current year expenses and income. Expenses and income, इसमें सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होते हैं? सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। अगर इस साल का पूरा 12 महीना का पीरियड है तो सिर्फ 12 महीना का ही चीजें लिखे जाएंगे, भले वो बाकी है तो भी और एडवांस दे दिए हो तो भी सिर्फ 12 महीना का लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने 9 महीना का रेंट दिया है तो कितना महीना का बाकी होगा, उसको ऐड करना होगा। मान लीजिए आपने 15 महीना का इंश्योरेंस दिया है तो कितना महीना का ज्यादा दिया है, उसको लेस करना होगा। तो जो भी आप अगले साल के लिए दे दिए हो उसे लेस करना है, और अगर इस साल है, इस साल का ही चीज अभी बाकी है तो उसे ऐड करना है। पूरा 12 महीना का एग्जैक्टली लिखना होता है। हो गया चीज? ये है आपका डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही सहायक है। अगर आप दोनों के बारे में नेचर नहीं समझ सकते हो, दोनों के बारे में नहीं जानते हो, तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बना सकते और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको पृथकता, मतलब डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको जानने पड़ेंगे, ठीक है। होप कि आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन समझ में आया। अब हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जानने के बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालिए।